अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये जो मेरी वीडियो है ये है यूके रिफ्यूज़ल के बारे में और ये वर्क परमिट का रिफ्यूज़ल है। ये वीडियो बहुत अहम है तमाम लोगों के लिए, चाहे वो फ़र्स्ट टाइम अपना कॉज निकलवा रहे हैं उस पर अप्लाई करेंगे या सेकंड टाइम आप अपने कॉज पे अप्लाई कर रहे हैं, जॉब चेंज करके कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, या फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं या जिनका रिफ्यूज़ल आ गया है, उनके लिए, हर एक के लिए, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कंपनीज़ के मालकान हैं, जो कॉज लेटर इशू करते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे पास एक रिफ्यूज़ल है, मैं बंदे की डिटेल शेयर नहीं करूँगा, हम सिर्फ यहाँ कोशिश करेंगे कि इसके केस से सीखने की कि क्या गलतियाँ यहाँ हुई हैं जो आपने अवॉइड करनी है, जिनसे आपने बचना है ताकि आप रिफ्यूज़ल से बच सके, आपका रिफ्यूज़ल ना आए। अब ये रिफ्यूज़ल है जी मेरे पास, तो इसमें देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने पूछा है, डू यू हैव एनी रेलिवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन इन दिस फील्ड, इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल। बंदे ने पूछा है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है जिस फील्ड के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसकी हमें डिटेल दें, और अगर एक्सपीरियंस नहीं है उसके रिलेटेड कोई क्वालिफिकेशन आपने ली, यानी कि डिप्लोमा वगैरह है या वैसे उसके लिए पढ़ा है या एक्सपीरियंस है, दोनों में से कोई एक चीज़ भी अगर आपके पास होती है तो वो ठीक है, आप उसके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं उस जॉब के लिए। अब यहाँ बंदे ने आंसर जो है वो परफेक्ट दिया है। उसने कहा जी कि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में और मैंने इसके लिए रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच किए हुए हैं और मैं कंपनीज में काम कर रहा हूँ। कंपनी का नाम हमने हटा दिया है, तो मतलब वो इस कंपनी में काम कर रहा है और कंपनी ने लेटर इशू किया है। अब यहाँ जो इंटरव्यूअर है उसको ये बात समझ आ गई कि ठीक है जी, ये 2 साल का बता रहा है। अब उसने इसको मज़ीद खंगालना शुरू किया है। अब क्यों खंगालना शुरू किया वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। वो कहता है, आई नो डैट यू प्रोवाइडेड अ लेटर ऑफ एक्सपीरियंस फ्राम डैश फर्नीचर मार्ट, जो भी है, कि मतलब इस कंपनी से आपने हमें एक लेटर प्रोवाइड किया है, हमें पता है। इसका मतलब उसके पास ऑलरेडी डिटेल है ये, क्योंकि सेकंड टाइम अप्लाई कर रहा था बंदा, तो उनके पास पिछली भी डिटेल थी, और पिछली क्यों थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इनके पास अभी जो इन्होंने लेटर साथ अटैच किया था वो उसके पास है, उसने कहा हमारे पास है। अगली बात वो पूछता है, हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर देम। जब आपने उनके लिए काम शुरू किया तो आपकी उम्र क्या थी। बंदे ने बताया मैं 45 साल का था। अब ये उम्र उसने क्यों पूछी, उसने इसलिए पूछी क्योंकि वो बंदा बता रहा है मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो जो लेटर में लगाया गया है और उसमें वो देख रहा है कि क्या मैच हो रहा है या नहीं, वहाँ उसके मुताबिक 2 साल बनते हैं या नहीं। अगर ये 45 साल का था तब शुरू किया तो इसका मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो अभी इसको 47 साल का होना चाहिए। अगर ये 47 साल से ज़्यादा है या कम है तो एक्सपीरियंस में गड़बड़ है। अगली वो बात पूछता है, हु प्रोवाइडेड यू विद द लेटर ऑफ एक्सपीरियंस, आपको लेटर किसने दिया एक्सपीरियंस का। उसने कहा जी कंपनी के ओनर ने मुझे दिया। अब कंपनी के ओनर ने जी दे दिया, इसका मतलब है कि लेटर जो है इनको ऐसे बंदे ने नहीं दिया कि जिस पे वो कह सके बाद में कि गलती हुई है उससे, उसने टाइपिंग में गलती की है या किसी और वजह से उसमें गलती हुई, मिस्टेक हुई है, जिसने मेरा एक्सपीरियंस सही नहीं बताया। उसने ये बात भी कंफर्म कर ली कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, 45 की आपकी एज थी, और आपको जो एक्सपीरियंस लेटर जारी करने वाला बंदा है वो है कंपनी का ओनर। अब अगली बात वो कहता है, कैन यू प्रोवाइड सम डिटेल अबाउट योर स्पॉन्सर इन द यूके प्लीज़, जो आपका स्पॉन्सर है उसकी डिटेल दें। उसने वो डिटेल दे दी। फिर अगली बात कह रहा है, टेल मी अबाउट योर जॉब ड्यूटीज़ इन यूके, व्हाट विल यू डू ऑन डे टू डे बेसिस, ये ड्यूटीज़ क्या करेंगे आप, उनके बारे में बताएं। अब उसने ड्यूटीज़ बता दी, सब कुछ ठीक होगा। याद रखिए, जब आप ड्यूटीज़ बता रहे हैं या कुछ भी आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका आंसर सही है या गलत है। इससे इंटरव्यू वाला जो जज कर रहा होता है कि आप या तो आपको उस फील्ड का नॉलेज कितना है, ये जज कर रहा होता है, या उसके अंदर से कुछ और बातें जज कर रहा होता है जो यहाँ कर रहा है। उसने यहाँ जो पूछा कि एक्सपीरियंस आपका कितना है, वो मैच कर रहा था जो उसने लेटर दिया आपने, या आपका जो पिछला केस था उसमें आपने जो बताया क्या वो मैच कर रही हैं चीज़ें या नहीं। इसी तरह उसने यहाँ जो कहा है कि आई नो डैट यू हैव स्टेटेड यू हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, यू हैव सबमिटेड एन एक्सपीरियंस लेटर फ्राम डैश
इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम, यानी कि जहां मैंने डैश बोला है कि आपने जो एक्सपीरियंस लेटर शेयर किया उसका मतलब है वो कंपनी का यहाँ नाम है कि किसी कंपनी से आपने जो किया है कि आपने बताया 2 साल का एक्सपीरियंस है। आई नोट दैट यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर इंटेलिजेंस ऑन डैश डेट, यहाँ उसने डेट बताई, केस नंबर बताया कि इस डेट को भी आपने एक दफ़ा ये वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया था फॉर अ डैश जॉब, जो भी जॉब थी वो नर्सिंग की है, कारपेंटर की है, प्लम्बर की है, जो भी उसके लिए आपने अप्लाई किया विद द सेम स्पॉन्सर। अब इनके पास पिछली भी डिटेल इसलिए है इस बंदे की क्योंकि पिछली दफ़ा और इस दफ़ा सेम स्पॉन्सर है। अब यहाँ आपको अगर बात समझ ना आए तो मैं इंशाल्लाह फिर समझाने की कोशिश करूँगा। जब आप एक ही स्पॉन्सर से 2 दफ़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है पिछली डिटेल भी सारी उनके पास होती है। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं न्यू केस तो आपको चाहिए कि आप स्पॉन्सर भी बदलें, आप स्पॉन्सर बदलें, किसी और से लें, नहीं तो डिटेल आपकी मैच जो है ना नहीं होगी अगर नई एप्लीकेशन उसी स्पॉन्सर से करते हैं और चीज़ें चेंज करते हैं। अगर तो आपने उसी स्पॉन्सर से नया अप्लाई कर रहे हैं, नया काज वही सेम स्पॉन्सर दे रहा है, तो फिर याद रखिए कि पिछले केस में आपने क्या कुछ लिखा है। अगर पिछला और अब का आपका जो अभी कर रहे हैं वो केस आपका सेम नहीं है, सेम एप्लीकेशन नहीं है, तो आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा आपका रिफ्यूज़ होगा, ये याद रखिएगा। अब यहाँ आगे ये बात आके क्लियर हो जाएगी कि ये सेम क्यों नहीं है, यहाँ रिफ्यूज़ल क्यों। उसने कहा जी पिछली आपने एप्लीकेशन दी थी, इस जॉब के लिए एप्लीकेशन दी थी, इस तारीख को आपने सबमिट करवाई थी, तो आपका इंटरव्यू इस डेट को हुआ था एंड एप्लीकेशन वाज रिफ्यूज ऑन डैश डेट, उस डेट को फिर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज होगी। ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू यू आर आस्क्ड इफ यू हैड एनी रेलिवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन टू विच यू सेड यू हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। कहते हैं कि हमने उस वक्त भी आपसे पूछा था कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, वो पिछली दफ़ा तो आपने बताया था कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। अभी आप सेम स्पॉन्सर से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो 8 साल का फ़र्क आप बता रहे हैं, तो इस तरह क्यों है? इसका मतलब है कि आपका केस जेन्युइन नहीं है, आप फजूल में लोगों को पैसे दे के तो उनके से काज ले रहे हैं, तो आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इलीगल काम कर रहे हैं। इफ़ यू हैव बीन वर्किंग फॉर डैश since 2022 it is unclear why you did not provide the letter of experience in your previous application। कि अगर आप 10 साल के लिए उनसे काम कर रहे थे, ठीक है, या 2 साल, तो पिछली जो है आपने एप्लीकेशन में वो लेटर अप्लाई हमें क्यों नहीं फॉरवर्ड किया था, या अभी हमें वो क्यों नहीं दे रहे। आप 2 लेटर अगर होते यहाँ कि 2 साल का अलग एक्सपीरियंस होता, 10 का अलग होता, तो आप अभी सिर्फ बता रहे हैं कि 2 साल का, पिछली दफ़ा आपने 10 साल का बताया तो उसमें भी आपने वो हमें लेटर नहीं दिया। यहाँ ये भी याद रखिए, अब इसका मतलब ये है कि इनके पास जो आपका पिछला इंटरव्यू होता है उसका रिकॉर्ड होता है। अब वो कितना इफ़ेक्ट कर सकता है आपकी एप्लीकेशन पे, कितना नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कौन सी है, केस कौन सा। ये मेरे सामने ये पहला केस आया जिसमें उन्होंने पिछले रिफ्यूज़ल का, पिछली एप्लीकेशन का हवाला दे के सारी बात की। उसकी वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है कि इससे पहले ऐसा केस नहीं हुआ कि सेम स्पॉन्सर ने ही आपको कॉज जारी किया हो और उसमें जो है आपने इस तरह का ब्लेंडर किया हो कि आपने इतना बड़ा गैप बता दिया हो कि एक जगह आप 10 साल बता रहे हैं और दूसरी जगह आप 2 साल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल जो है सिचुएशन ही बदल जाती है। यहाँ साफ पता चलता है कि ये फेक काम किया गया या इलीगल तरीके से जो है ना आप माइग्रेशन कर रहे हैं। और इसके साथ मैं ये वजाहत कर दूं कि ये जितने आंसर दिए जा रहे हैं, अब इनका सही होने से या गलत होने से ताल्लुक नहीं है, यहाँ वो प्रोसेस चेक कर रहा है। बाज़ बंदे ये समझते हैं कि मेरे जवाब गलत हुए हैं इंटरव्यू में, आपके ज़रूरी नहीं कि जवाब गलत हों तो आपको वो रिफ्यूज़ करे। आपके जवाबात से रिफ्यूज़ नहीं करते, वो देखते हैं कि आपकी एप्लीकेशन में जो चीज़ें हैं वो किस तरह मैच हो रही हैं और उससे वो लीगल किस तरह बनती हैं चीज़ें या इलीगल किस तरह बनती हैं। इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना होता है। अगला क्वेश्चन वो करता है, व्हाई डिड यू चूज़ टू अप्लाई टू वर्क विद योर स्पॉन्सर। इस स्पॉन्सर के लिए आपने अप्लाई क्यों किया? तो यहाँ वो कहता है, सो फॉर देम आई हैव बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 8 months, सो आई अप्लाइड इन डिफरेंट कंपनीज, सो आई रिसीव 2 emails फ्रॉम 2 different companies, one from Dash and other from Dash. So both companies took my interview. Dash company supported me and they offered me the job.
अब ये जो है ना, ये इसने आंसर ठीक दिया कि मैं कर रहा था और मुझे एक कंपनी ने जवाब नहीं दिया, दूसरी ने जवाब दिया, उन्होंने इंटरव्यू लिया, ये सारी बात उसने कर दी। तो उसने आगे इसमें ये बात निकाली है इंटरव्यूअर ने, यू आर आस्क्ड व्हाई यू चूज टू अप्लाई फॉर दिस स्पॉन्सर एंड दैट मेड एंड फॉर दिस स्पॉन्सर एंड व्हाट मेड देम स्टैंड आउट फ्रॉम अदर कंपनीज, कि ये कंपनी दूसरी से क्यों मतलब इतनी अलग है, मुमताज़ है कि आपने इसके लिए ही अप्लाई किया, दूसरे किसी और के लिए नहीं किया। तो उसने क्या, आपने डिटेल नहीं दी रिस्पॉन्स में, आपने कोई मतलब मेंशन नहीं किया इस और इसकी किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया यहाँ काम करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बारे में आपको बेनिफिट क्या होंगे इसकी जो है ना। तो कहते हैं कि मुझे ये लगता है, मेरा कंसर्न रेज होते हैं आपकी एप्लीकेशन के बारे में। याद रखिए ये जो डाउट वाला होता है ना, डाउट का इतना इशू नहीं होता, डाउट पे वो कर देते हैं, लेकिन जब हर चीज़ साफ क्लियर नज़र आ रही हो ना तो फिर मसला बनता है। अब यहाँ वो इस बात पे भी रिफ्यूज़ कर सकता था जो उसने पहली बात की कि आपने एक्सपीरियंस पहले और बताया, अभी और बताया, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाया अपने, वो इस बात पे रिफ्यूज़ कर सकता था। कोई भी मुल्क है, चाहे वो कोई भी कंट्री है, चाहे वो आप आयरलैंड ले लें, इंग्लैंड ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, कोई भी कंट्री, चाहे आप वीज़ा फाइल कर रहे हैं, वर्क परमिट कर रहे हैं, कोई कंट्री भी ऐसा नहीं करती उसकी एम्बेसी कि आपको सिर्फ एक एतराज़ पे आपका जो एप्लीकेशन उड़ा दे। आम तौर पर वो बहुत बड़ा एतराज़ अगर वो हो जिसको आप रिफ्यूट ना कर सकें तो फिर एक एतराज़ हो सकता है, जिस तरह कनाडा करता है, योर एप्लीकेशन इज़ नॉट कंसिस्टेंट। वो इस तरह का कोई वहाँ होते ही है, ब्लंडर होता है, कोई मिस्टेक होती है जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो वो हाँ एक होता है। अदरवाइज आपने वो रीजंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि जिनकी बुनियाद पे हम अपनी जो आपकी फ़ाइल है उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए आगे वो आपको बताते जाएंगे चीज़ें, जी यहाँ भी हमें डाउट है, ये भी आपने बात ठीक नहीं की, ये भी हमें ठीक नहीं लगती। वो अपनी बात को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर ज़्यादा पॉइंट्स ऐड करते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसलिए करते हैं कि अगर वो एक पॉइंट या दो पॉइंट सिर्फ रेज करें तो वो आप क्या है कि आप एक अच्छा वकील कर लेंगे, आप वो लॉयर को पैसे देंगे, उसको पैसे देंगे फीस दे के, तो आप उसको क्लियर करवा सकते हैं, वो रिफ्यूट कर सकता है। इसलिए वो इतने ज़्यादा मतलब एतराज़ात लगा देते हैं कि वकील से भी रिफ्यूट करने में मुश्किल हो, वो उसको रिफ्यूट ना कर सके, इतने एविडेंस जमा ना कर सके। तो ये मकसद होता है। इसका मकसद ये नहीं होता कि आपका इंटरव्यू सारा ख़राब हो गया, आपकी एप्लीकेशन ख़राब थी। ये इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, ये जो है ना टेक्निकल चीज़ें। आगे मैं इसका ये नहीं पढ़ूंगा, आगे उसने क्वेश्चन किए हैं इंटरव्यू के रिलेटेड, वही बता रहा है, तो इसमें इतना कोई मसला नहीं है। इसमें कोई थोड़ी बहुत चीज़ ऐसी होगी जो उसने बताएगा कि इसमें ये आंसर इस तरह नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर आंसर नहीं है। लेकिन जो बात हमारी समझने वाली ये थी कि जो भी आप में से अब बंदा जो है वो कॉज लेटर निकलवा रहा है, याद रखिए एक तो आप जितनी चीज़ें उसमें फ़र्स्ट फाइल में अपनी एप्लीकेशन में करवाएंगे, अगर खुदा ना खास्ता रिफ्यूज़ हो जाता है तो याद रखिएगा कि सेकंड में भी आपने उसको करना है। दूसरा, कोशिश करें कि दूसरी दफ़ा सेम जो है वो कंपनी ना हो, सेम आपका स्पॉन्सर ना हो, नहीं तो उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, उसको जज करेंगे, उसमें से कुछ भी चीज़ें निकाली जा सकती हैं, वो ऐसे पॉइंट्स निकालेंगे जिनको आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकेंगे। हो सकता है आपका सारा जो है इंटरव्यू बिल्कुल ठीक हो, आपके जवाबात ठीक हों, लेकिन वहाँ एक दो ऐसी चीज़ निकल सकती है जो आपको जो है रिफ्यूज़ल का जो बाइस बनेगी। और तीसरी चीज़ याद रखिए कि आपने जॉब चेंज नहीं करनी। फिर अगर सेम बंदा सेम कंपनी है फिर जॉब चेंज ना करें। आपने फॉर एग्जांपल एक कंपनी से आप कॉज लेटर निकलवाया या कंपनी ने आपको कॉज लेटर दिया, मैं ये नहीं कहता आपने निकलवाया, कंपनी ने दे दिया आपको कॉज लेटर दिया है उसका कि आप प्लम्बर हैं, आपने प्लम्बिंग का कॉज लेटर ले लिया, आपको उस पर रिफ्यूज़ल आ गया, कंपनी अब आपको दे रही है दूसरा जी कि डेंटर का दे रही है या पेंटर का दे रही हैं, तो वो आपने पिछला जो एक्सपीरियंस लगाया हुआ है उसमें जितना भी तजर्बा 2 साल 3 साल और उसके बाद फिर आप एक और फील्ड में भी अपना बता रहे होते हैं, तो यहाँ मसला बनेगा और यकीनन रिफ्यूज़ होगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। इस चीज़ ने, इस जो रिफ्यूज़ल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने देखा है चीज़ें कि बिल्कुल एक अलग सा केस बने, अलग सा सिनेरियो है,
तो आपके लिए भी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि ये किस तरह से इसमें कुछ मिस्टेक्स हुई हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होंगी उनमें मैं आयरलैंड के रिफ्यूज़ल्स के बारे में बात करूंगा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करूंगा। रिफ्यूज़ल का मकसद होता है सीखना। रिफ्यूज़ल हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ चीज़ें। और हम सिर्फ सक्सेस स्टोरीज़ नहीं शेयर करते, जिनकी बैड स्टोरीज़ हैं वो भी शेयर करते हैं। और ये बैड नहीं होती, मैं समझता हूँ ये आपकी किस्मत, लक पे डिपेंड करता है। आपने जहाँ रहना है, जितने दिन रहना है, आप वहाँ से आप जा नहीं सकते, जितनी मर्जी कोशिश कर लें। और अगर जाना होता है तो आपको वीज़े की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप वैसे ही चले जाते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।